हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो कैसे हैं आप लोग। सैटरडे को यार संडे वाली फीलिंग आती है। ऐसा लग रहा था जैसे आज छुट्टी है। है ना। तो बहुत मस्त क्लास लूंगा, बहुत खतरनाक क्लास लूंगा, है ना। और इस क्लास का असर आपको अगले 3-4 दिन तक रहेगा। तो कयामत है आज की क्लास भी। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक आसान चैप्टर में मैं काउंट करता हूं, आगे सब आसानी है। ठीक है, सबसे जो समझने वाला जो कॉन्सेप्शुअल था वो था सेल साइकिल। आगे तो प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फोटोसिंथेसिस, सब मजा आएगा, एकदम खतरनाक वाला। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था। हमने कल आपको 2 किंगडम पढ़ाया था, 3 किंगडम पढ़ाया, 4 किंगडम पढ़ाया, 5 किंगडम का क्राइटेरिया पढ़ाया था। ठीक। अब वो टेबल आपकी एक्सप्लेन की जाएगी, 6 किंगडम के बारे में बात होगी और मोनेरा वगैरह के बारे में बात होगी। इससे पहले मैं आपको कल लास्ट की जो 3 स्लाइड्स थी, 4 स्लाइड्स थी एनसीईआरटी वाली, एक बार उसको वापस से रिवाइज करा देता हूं। जटिल जटिल शब्द थे उसके अंदर। वैसे मैंने लास्ट टाइम में भी बहुत तकड़ा रिवीजन दिया था आपको, है ना, लेकिन मैं फिर से करा देता हूं। एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। फटाफट सभी लोग जल्दी से यस लिख दीजिए ताकि खेल शुरू किया जाए। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से यस लिख दीजिए। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए। ठीक है, चलिए भाई, यस सर आ गया है। जल्दी जल्दी से यस सर आ गया है। तो अब लोग हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कल हमने आपको जो पढ़ाया था उसमें कुछ जगह थी जहां पर कुछ लाइंस थी, उनको मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। चलो आइए, यहां से देखेंगे आप। ये लाइन नंबर ऑफ नेचर ऑफ किंगडम, इसमें दिक्कत नहीं है। यहां से है। ठीक है। चलिए। अर्लियर क्लासिफिकेशन, अर्लियर का मतलब है 2 किंगडम। अर्लियर क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंगस है, मोजेस, मोजेस मतलब ब्रायोफाइट, फर्न, फर्न मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये सारे के सारे प्लांट्स के अंदर रखे हैं, मतलब प्लांटे किंगडम में रखे हैं। वो कौन सी चीज है जो इन सभी डिफरेंट ग्रुप्स को एक जगह पर यूनाइट करती है, वो है सेल वॉल। दीज प्लेस टुगेदर, ये सब आपके जिसमें अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं, जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, ये सब एक साथ आए। इनके अंदर काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर थे, बट ये फिर भी एक साथ आए। ठीक है, ये सब एक साथ आए। दीस, दीस मतलब 2 किंगडम, प्लेस टुगेदर, एक साथ, किनको, वाइल्डली डिफर, वाइल्डली डिफर, ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, कुछ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स, तो ये सब एक साथ आए। इट का मतलब 2K, 2K ब्रॉट टुगेदर। 2K किस किस को साथ लाया, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, मतलब 2 किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट भी थे और यूकैरियोट भी थे। ठीक, 2 किंगडम के अंदर आपके प्रोकैरियोट भी थे और यूकैरियोट भी थे। ठीक है। तो प्रोकैरियोट में कौन आया, बैक्टीरिया आया, और कौन आया, ब्लू ग्रीन एल्गी आया, और ब्लू ग्रीन एल्गी को आप बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक। और साथ में कौन थे आपके, यूकैरियोट थे। यूकैरियोट में कौन आ गया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, आपका फंगस। ठीक। इट का मतलब 2 किंगडम, 2 किंगडम और किनको साथ लाया, इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा। क्लाइमेडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, स्पायरोगायरा एक मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी है। तो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी और मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी एक साथ आए थे, किसमें, एल्गी के अंदर, और किंगडम था आपका प्लांटे।
डी क्लासिफिकेशन, डी मतलब टू के क्लासिफिकेशन ने डिफरेंशिएट नहीं किया किसके बीच में, हेट्रोट्रॉप फंगस, हेट्रोट्रॉप में एग्जांपल फंगस और ऑटोट्रॉप में ग्रीन प्लांट। हालांकि अगर आप ग्रीन प्लांट्स और फंगस को देखोगे तो आपको इनकी सेल वॉल के कंपोजिशन में डिफरेंस दिखेगा। फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी थी और ग्रीन प्लांट की जो सेल वॉल है जिसमें आपके एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो आएंगे, उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी थी। आगे जाके जब आप इस तरह के कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, सेल वॉल कॉम्पोजिशन को कंसीडर करेंगे, तो आगे जाके इस बेसिस पर आपका एक नया किंगडम मतलब फंगस को अलग किया गया और फंगस के नाम पर एक नया किंगडम बना दिया गया जिसका नाम था किंगडम फंगस। आसिफ भाई तैयार रहना, एकदम रॉकेट लॉन्चर लेके पिस्टल पे एकदम उंगली रखना, ठीक है। जो भी ऐसा लगे अननेसेसरी कमेंट है, ठीक है, फटाफट ब्लॉक कर देना। 3-4 महीने के लिए कमेंट सेक्शन ब्लॉक करना है ना, पैकेज कैंसिल मत करना, ठीक है। The fungus were placed in a separate kingdom जिसका नाम था किंगडम फंगस, ठीक। तो फंगस के नाम पर एक अलग किंगडम बना दिया। कब, जब आप इस तरह के कैरेक्टर को भी कंसिडर करेंगे जैसे सेल वॉल कॉम्पोजिशन। जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सबको उठाकर आपने रख दिया मोनेरा में और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको उठाकर रख दिया प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम था जो पहली बार किन लोगों को साथ में लाया, क्लाइमेडोमोनास, क्लोरेला को और पैरामीशियम और अमीबा को। क्लाइमेडोमोनास, क्लोरेला अर्लियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहां रखे गए थे, प्लांटे में, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल मिलती है। पैरामीशियम, अमीबा अर्लियर क्लासिफिकेशन मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कहां रखे गए थे, एनिमेलिया में, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं मिलती। इट का मतलब 3K, 3K has put together organism which in earlier classification placed in different kingdom। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन उन लोगों को साथ में एक किंगडम प्रोटिस्टा में लेकर आया जो कि अर्लियर क्लासिफिकेशन मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग किंगडम के अंदर थे। यहां तक की पढ़ाई हमने की थी, है ना, यहां तक की पढ़ाई हमने की थी, ठीक है, यहां तक की पढ़ाई हमने की थी। चलो जरा, ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, ठीक है। एक बार किसको ब्लॉक करना है, शुभदीप को, ठीक है, शुभदीप को ब्लॉक करना है, ठीक है, करेंगे, शुभदीप को ब्लॉक करेंगे। आसिफ भाई ये शुभदीप जो है इसका नाम नोट कर लो, है ना। इसके क्लास के बाद बैच मैनेजर मैडम से बात करके इसका सब्सक्रिप्शन ही खत्म करवा देना, है ना, अगर ये कुछ वापस से कुछ इस तरह की असामाजिक गतिविधियां करता है तो, ठीक है। मैंने तो पढ़ा नहीं उसने क्या लिखा है, ठीक है। चलिए, अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन टू किंगडम मतलब लीनियस डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंगस एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट बट बोथ फंगस एंड प्लांट शो डिफरेंस इन सेल वॉल कॉम्पोजिशन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फंगस की सेल वॉल सेलुलोज की नहीं होती, फंगस की, यहां पर फंगस की जगह आना चाहिए था आपके ग्रीन प्लांट और ग्रीन प्लांट की जगह आपका आना चाहिए था फंगस। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। डी लिख रहे हैं बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कॉम्पोजिशन फंगस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, ठीक है भाई, ये हो गया। तो आपका आंसर जाएगा बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। तो बच्चों हमने आपको जो नोट्स लिखाए थे लास्ट टाइम उसके अंदर 5 किंगडम के क्राइटेरिया तक लिखाया था, ठीक है। 2 किंगडम पूरा पढ़ा, 3 किंगडम पढ़ा, 4 किंगडम पढ़ा, ठीक है। 3 किंगडम 4 किंगडम के बारे में वहां क्राइटेरिया वगैरह कोई मेंशन नहीं है इसलिए आपको नहीं बताए गए, ठीक है। 5 किंगडम के आपको क्राइटेरिया बताए गए थे और 5 किंगडम हम पढ़ रहे थे। अब ये जो टेबल है, मैं इस टेबल को बना के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसी को वापस से छाप के कोई फायदा नहीं है, तो मैं आपको ये टेबल यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूं एनसीईआरटी में, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी बूस्टर में एक्सप्लेन तो करना ही है। तो इसी चीज को वापस से नोट्स में बनाने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैं आपको इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूं एनसीईआरटी बूस्टर में। क्या आप मेरा पॉइंट समझ गए?
मेरा पॉइंट वैलिड है ना, लिख के बताइए। आप मेरा पॉइंट समझ गए ना? मैं इसको वापस से ब्लैंक स्लाइड पे लिखूं, फिर वापस से एनसीईआरटी बूस्टर में जाऊं, तो इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या मेरा पॉइंट वैलिड है? क्या आप मेरा पॉइंट समझ गए? एक बार यस लिख दीजिए। कई लुखे होंगे समझेंगे नहीं, कहेंगे सर ने ये टेबल नहीं कराई। अरे दीवाने, ये कॉलम मैं तेरे सामने बनाऊंगा, फिर मैं वापस से ये लिखूंगा, फिर तू कहेगा ये तो पूरा एनसीईआरटी वाला सर ने छापा है इसके अंदर। तो मेरी बात को समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, 15 मिनट लगा के मैं इसको उतारूंगा, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए पूरा ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था? ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया था जिस जिसको मैं टिक करूंगा? सेल टाइप क्राइटेरिया था, ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्राइटेरिया था। 3 क्राइटेरिया हो गए, 2 क्राइटेरिया अभी बाकी हैं। क्या क्राइटेरिया नहीं था? सेल वॉल क्राइटेरिया नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्राइटेरिया नहीं था। ठीक, मैंने 3 पे टिक लगाया है, तो इन 5 में से मैंने 3 पे टिक लगाया है। ठीक है, सेल टाइप, ठीक है, सेल टाइप। एक लिख रहा है ब्राइटनेस, अबे तेरे पास किताब होगी, खोल ले, वहां पर बैठ, खोल, तेरे पास किताब है ना, वहां पे खोल ले, बैठ जा उसमें लेके। अबे तेरे को इतना नहीं दिख रहा, पूरे दिखाऊं क्या एकदम? है एचडी पे देखेगा क्या? ठीक है, खोल लेना किताब, तेरे पे लुखे रेड कलर तो दिख रहा है ना तेरे को, तेरे पे किताब तो होगी ना, तो खोल ले वहां पर अपनी किताब, खोल ले, एचडी में देखेगा पूरा फील लेके। सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपके क्राइटेरिया हो गए। ठीक है, तो जो आपके क्राइटेरिया हो गए हैं उस पर मैंने सी लिख दिया है, सी, उस पे मैंने लिख दिया है सी। जो आपके क्राइटेरिया हो गए हैं उस पे मैंने लिख दिया है आपका सी। ठीक, सेल टाइप, मोनेरा कैसा है भाई? मोनेरा प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, फंगस यूकैरियोट है, प्लांटे यूकैरियोट है, एनिमेलिया यूकैरियोट है। पहला क्राइटेरिया अच्छी तरीके से स्टडी हो गया, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोट है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोट है। पहला क्राइटेरिया अच्छी तरीके से स्टडी हो गया। ठीक, चलिए अब दूसरा क्राइटेरिया देखिएगा, दूसरा क्राइटेरिया देखिएगा, मोनेरा सेलुलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मोनेरा कैसा है? यूनिसेलुलर है। मोनेरा कैसा है? यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा सेलुलर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोटिस्टा कैसा है? यूनिसेलुलर है। ठीक, फंगस मल्टीसेलुलर ऑब्लिक लूज टिश्यू। लूज टिश्यू का मतलब क्या हुआ? लूज टिश्यू का मतलब हुआ कि जो सेल्स हैं वो आपकी लूजली अरेंज्ड है। तो लूज टिश्यू का मतलब क्या हुआ? लूज टिश्यू का मतलब हुआ सेल्स जो हैं आपकी, वो आपकी लूजली अरेंज्ड हैं, लूजली अरेंज हैं। तो फंगस मल्टीसेलुलर है। बट जब आप फंगस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ फंगस यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे आपका ईस्ट हो गया। बट यहां ज्ञान नहीं बांटूंगा, यहां मैं लिखूंगा मल्टीसेलुलर। जब फंगस पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा मोस्टली फंगस मल्टीसेलुलर है, कुछ यूनिसेलुलर हैं जैसे ईस्ट। अभी मत लिखना। प्लांटे के अंदर आपका टिश्यू भी मिलेगा, आपका ऑर्गन भी आपका मिलेगा। ठीक है, टिश्यू भी है आपका, आपका प्लांटे के अंदर अपना ऑर्गन भी है। ठीक है, जैसे लीफ हो गया। ठीक है, एनिमेलिया में टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारे 2 क्राइटेरिया हो गए, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन। अब मैं आपसे पूछूं कि प्लांट्स और एनिमल कैसे हैं, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? आप फटाक से बताएंगे कि सर प्लांट्स और एनिमल जो है तो मल्टीसेलुलर है। मैं आपसे पूछूं आप कैसे हैं? आई एम फाइन, नहीं सर हम मल्टीसेलुलर हैं। तो जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल हैं, ये सब भी कैसे हैं? मल्टीसेलुलर हैं। बट यहां पर
आपके सेल्स मिलकर टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है। ठीक, और आपका ये भी कैसा है, ये भी आपका मल्टी सेलुलर है। तो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मोस्टली मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो हमारे दो क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए और आपने यहां पर इसको याद भी कर लिया होगा। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया देखिए, तीसरा क्राइटेरिया देखिए, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इसमें दो टाइप के हैं, एक है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो जो एनर्जी यूज करते हैं उस एनर्जी का नाम है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी आधे घंटे बाद एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि केमिकल एनर्जी क्या होती है, कहां से आती है। अभी पेशेंस रखना, अभी कमेंट करके भसड़ मत करना कि केमिकल एनर्जी क्या होती है। पूरा एक्सप्लेन करूंगा मोनेरा टॉपिक के अंदर कि केमिकल एनर्जी क्या होती है, कहां से आती है। अभी बताऊंगा, समझ नहीं आएगा। जैसे कल मैंने एनसीईआरटी रीड की थी तो मैंने बताया था ना अपने तरीके से। अभी सिर्फ इतना याद कर कि खाना बनाने वाले ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जो लोग लाइट एनर्जी की हेल्प से खाना बनाते हैं, जो लोग लाइट एनर्जी की हेल्प से खाना बनाते हैं उनको आप बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। और जो खाना केमिकल एनर्जी से बनाते हैं उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो बच्चों, ऑटोट्रॉप्स दो टाइप के हुए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। जो बैक्टीरिया लाइट एनर्जी की हेल्प से खाना बनाएंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, जो बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी की हेल्प से खाना बनाएंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। सर केमिकल एनर्जी क्या होती है, कहां से आती है, देखने में कैसी लगती है, सब बताऊंगा। आधा एक घंटा थोड़ा सा वेट कर, आज की क्लास में बताऊंगा। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार यस लिख दीजिए। एक लिख रहा है सर लिखना है, विशाल तिवारी। अरे दीवाने, ना लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, ऐसे ही है तो लिखना क्यों है? ये तो तू डिसाइड कर क्या करना है, तू खुद सोच क्या करना होगा इसका, क्या करना होगा इसका, क्यों लिखना है इसको? फालतू की चीजें ये सब। तू डिसाइड करना क्या करना है, तेरे को नीट देना है, तू डिसाइड कर। या तो रात को अपने मुंह में उंगली डाल के बैठ जाना। अबे लुखे, तू डिसाइड करना क्या करना है। ये भगवान, ये फंस गया मैं। क्या करना है तू खुद डिसाइड कर ले, मुझे नहीं पता क्या करना है। बे 600 नंबर वाले लाइन लगा के बैठे हुए हैं, इसको लिखना है क्या? लिखना नहीं है, बाद में बताऊंगा क्या करना है। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, जिसके अंदर आपके क्या है, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक की डेफिनेशन मत लिखना, ये सब लिखाई जाएगी जब मोनेरा स्टार्ट करेंगे, सब लिखाई जाएगी, अभी मत लिखना डेफिनेशन, पहले बता रहा हूं, अभी डेफिनेशन मत लिखना। जो लोग डेड प्लांट और डेड एनिमल पर फीड करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। डेफिनेशन मत लिखना, जब मैं मोनेरा स्टार्ट करूंगा तो सब लिखाऊंगा, अभी सिर्फ हम टेबल के अंदर देख रहे हैं। सैप्रोफिटिक जो डेड प्लांट और डेड एनिमल पर फीड करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक आप समझते हैं, होस्ट होता है, पैरासाइट होता है, ठीक है, तो ये सब आपको भी पढ़ाया जाएगा। प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, मतलब यहां कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, और आपके मिलेंगे यहां पर हेट्रोट्रॉप्स। तो यहां कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, यहां फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों होते हैं। ठीक, यहां पर हेट्रोट्रॉप्स है जिनमें सैप्रोफिटिक है और क्या है, पैरासिटिक है। ठीक,
इनमें हेटेरोट्रॉप्स में क्या क्या है वो सब हम कब पढ़ेंगे, जब आप प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। मैं यहां खोल के थोड़ा ना लिखूंगा कि सैप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, होलोजॉइक भी होता है, नहीं, तरीके से होता है अपनी क्लास में, सीक्वेंस में होता है। अभी ज्ञान नहीं दूंगा, यहां ज्ञान देके क्या फायदा, प्रोटिस्टा में तो ज्ञान देना ही है ना। हेटेरोट्रॉप्स, यहां हेटेरोट्रॉप्स में सैप्रोफिटिक भी हैं और पैरासिटिक भी हैं। यहां ऑटोट्रॉप्स के अंदर फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है। अभी यहां ज्ञान नहीं दूंगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, नेफेंथीज होता है, ब्लैडर वॉट होता है, यूट्रिक्लेरिया होता है, डायनिया होता है, ड्रोसेरा होता है, अभी सब ज्ञान नहीं मिलेगा। ठीक है, जनरल जो प्लांट्स को देखकर फील आता है भाई प्लांट्स खाना बनाते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉप्स, जिसमें होलोजॉइक है और सैप्रोफिटिक है। होलोजॉइक मतलब जो एनिमल्स में होता है, सबसे पहले ये इंजेक्शन करते हैं, अंदर लेते हैं फूड को, और उसके बाद उसका क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, इसको बोलते हैं होलोजॉइक। तो बच्चों यहां ऑटोट्रॉप्स में दो हैं, केमिकल एनर्जी वाले कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, लाइट एनर्जी वाले फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स भी हैं, ठीक। हेट्रोट्रॉप में सैप्रोफिटिक जो डेड प्लांट और डेड एनिमल पे फीड करेगा, पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, होस्ट होता है, उसके ऊपर फीड करते हैं। यहां ऑटोट्रॉप में सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, कीमोसिंथेटिक नहीं है। यहां हेट्रोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स की कैटेगरी हम प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। हेट्रोट्रॉप्स है सैप्रोफिटिक जो डेड डिकेइंग पे फीड करते हैं, डेड प्लांट और डेड एनिमल पे फीड करते हैं, यहां भी पैरासिटिक है, सिर्फ यहां पर ऑटोट्रॉप्स लिखा है। हेट्रोट्रॉप्स में सैप्रोफिटिक है, होलोजॉइक है। होलोजॉइक मतलब पहले इंजेक्शन करेंगे फूड का, उसके बाद उसका डाइजेशन करेंगे। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है। तीन क्राइटेरिया हमारे हो गए, तीन क्राइटेरिया हमारे हो गए। बच्चों समझ में आया तो यस लिख दीजिए। तीन क्राइटेरिया हमारे हो गए। ये तीनों क्राइटेरिया अगर आपको समझ में आए हैं तो एक बार आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए, जल्दी से बढ़ा दीजिए, जल्दी से बढ़ा दीजिए। ठीक तो है ये। ए एंड सी डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंगस बट बोथ फंगस एंड प्लांट शो डिफरेंसेस इन सेल वॉल कॉम्पोजिशन। करेक्ट है। अर्लियर क्लासिफिकेशन लीनियस ने डिफरेंशिएट नहीं किया किसके बीच में, हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंगस एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, बट बोथ फंगस एंड प्लांट शो डिफरेंसेस इन सेल वॉल कॉम्पोजिशन। ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कॉम्पोजिशन फंगस आर प्लेस इन सेपरेट न्यू फंगस। ए एंड सी करेक्ट तो है, करेक्ट है ना भाई ये तो। ठीक है, नहीं नहीं ये मैं समझ गया, ये लीनियस, ये मैंने लीनियस के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा था। ठीक है, लीनियस के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा था ये। ठीक है, ये मैंने एक जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये लीनियस के रेस्पेक्ट में नहीं लिखा था। मैंने यहां पर जरूर आपका अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन लीनियस डाला हुआ था। ठीक है, शायद इसलिए डाला था क्योंकि मैं ये वाले पॉइंट पर फोकस कर रहा हूंगा। फिर मुझे नीचे से आपका क्वेश्चन उठाना था तो मैंने एनसीईआरटी की नीचे से लाइन आपकी डाल दी। ठीक है, नीचे से आपकी लाइन डाल दी। ठीक है, चलो आप इसको अगर ऐसा करना चाहते हैं, एक काम करिए, आप इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये हटा दीजिए यहां से। ठीक है, और यहां पर आप क्वेश्चन को कर दीजिए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, यहां पर आप लिख दीजिए पहले स्टेटमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू लीनियस, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट लीनियस को लेके चला गया, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट आ गया आपका, तीसरा आ गया, ऐसे करके ले लीजिए। ठीक है, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था मैंने उस बेसिस पे नहीं किया था, मेरे को बस ये लाइन उठानी थी नीचे की, तो वो लाइन मैंने यहां पर लिख दी थी। ठीक है, अरे अब क्लियर है तो यस लिख दीजिए।
क्लियर है तो यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। एकदम क्लियर है तो फटाफट यस लिख दीजिए। 3 क्राइटेरिया आपने देख लिए, 3 क्राइटेरिया आपने देख लिए। और क्या क्राइटेरिया था सर? और एक और क्राइटेरिया था जिसको आपने बोला था रिप्रोडक्शन, जिसको आपने बोला था रिप्रोडक्शन। तो एक और क्राइटेरिया था जिसको आपने बोला था रिप्रोडक्शन। तो बच्चों मोनेरा में सिर्फ कौन सा मिलेगा? मोनेरा में आपका मिलेगा एसेक्सुअल, आज पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा में आपका मिलेगा एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों मिलेंगे। फंगस के अंदर आपके दोनों मिलेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। प्लांटे के अंदर आपके दोनों मिलेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और एनिमेलिया में आपका मिलेगा सेक्सुअल। तो बच्चों आपके ये रहा क्राइटेरिया। तो एक क्राइटेरिया रिप्रोडक्शन हो गया, एक क्राइटेरिया सेल टाइप हो गया, एक क्राइटेरिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक क्राइटेरिया आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। 4 क्राइटेरिया आपके हो गए। ठीक, फाइलोजेनी के बारे में हमें कुछ नहीं लिखना है, कोई मेंशन नहीं है। फाइलोजेनी के बारे में मेंशन भी कैसे करेंगे? फाइलोजेनी का मतलब क्या है? फाइलोजेनी का मतलब यह है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो आया है, जिसकी खोज हुई है, उसका किसके साथ रिलेशनशिप है, वो किसके समान है, वो कहां से इवॉल्व हुआ है, वो कहां से आया है। जैसे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से आए, जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुए, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से इवॉल्व हुए, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से इवॉल्व हुए, ब्रायोफाइट एल्गी से इवॉल्व हुए। तो ये सारी चीज यहां थोड़ा ना मेंशन कर पाएंगे, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आपका रिप्रोडक्शन हो गया, सेल टाइप हो गया, आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, आपका फाइलोजेनी हो गई। अब जो चीज लिखी है वो क्राइटेरिया नहीं है। अब जो चीज लिखी है वो क्राइटेरिया नहीं है। एक तो लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक लिखा है सेल वॉल। तो बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्राइटेरिया नहीं है, याद रखना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं इन पांचों के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्राइटेरिया नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। गांठ बांध ले, 1 महीने बाद तू लेक्चर तो देखेगा नहीं, लेट एडमिशन हुआ होगा और सीधा आके नोट्स खोल लेगा और नोट्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करेगा और फिर वहां पर कहेगा अरे ये भी तो क्राइटेरिया है, सर ने इसको कैंसिल क्यों किया है? तो वीडियो भी देखा कर भाई, वीडियो भी देखा कर। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, भाई मोनेरा बैक्टीरिया बताया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ना न्यूक्लियोलस होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो मोनेरा के अंदर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बाकी सब जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई थी? बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी थी। याद करिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी थी? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी थी। इसको ऐसे ही पढ़ना है एनसीईआरटी बूस्टर से। और पेप्टाइडोग्लाइकन सेलुलोज नहीं है, इसलिए मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है। मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है। मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है क्योंकि मोनेरा में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है बैक्टीरिया में, और पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर पॉलीसेकेराइड है और अमीनो एसिड है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, लेकिन सम क्यों लिखा? क्योंकि जो प्रोटोजोआ होता है उसके अंदर आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। मतलब सारे प्रोटिस्टा में आपकी सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम। ठीक है, बट प्रोटोजोआ में एब्सेंट है। यहां पर सेल किसकी बनी है? काइटिन की बनी है, मतलब नॉन सेलुलोजिक है। यहां पर सेल में सेलुलोज है और यहां पर सेल वॉल आपकी है ही नहीं। तो बच्चों सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया 5 थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया।
बच्चों पूरा टेबल अच्छे से समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। इसी को बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। अब बताओ, इसी चीज को मैं नोट्स में तुम्हारे सामने ये चीज वापस से लिखता, तुम्हारे सामने ये चीज लिखता, फिर ये लिखता, फिर ये लिखता, अरे ऐड इतना ही तो करना था, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, टाइम बचा और उस टाइम को तुम्हें समझाने में यूटिलाइज किया। ठीक है, ये आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया है। तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 2 किंगडम हो गया, 3 किंगडम हो गया, 4 किंगडम हो गया, 5 किंगडम हो गया। अब हम पढ़ेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और उसके बाद हम आपका पढ़ेंगे मोनेरा। अब आ जाओ, नोट्स बनाओ। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? साइंटिस्ट, याद मत करना, लिख देता हूं बट याद मत करना। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था कार्ल वूज ने। साइंटिस्ट एक्सप्लेन, साइंटिस्ट का नाम याद मत रखना, कार्ल वूज ने दिया था। ठीक है, पूरा फोकस करना। अभी तक आप 5 किंगडम लेके घूम रहे थे। कौन कौन से लेके घूम रहे थे? सर मोनेरा कौन कौन से लेके घूम रहे थे अभी तक आप? सर हमारे पास मोनेरा आ चुका है। ठीक है, और सर हमारे पास प्रोटिस्टा आ गया है। ठीक है, और क्या आ गया है? सर हमारे पास फंगस आ गया है, हमारे पास प्लांट है और हमारे पास एनिमेलिया आ गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप ये 5 किंगडम लेके घूम रहे हो, 5 किंगडम लेके घूम रहे हो। अब हम पढ़ेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बच्चों 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? ये जो मोनेरा है, ये मोनेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये मोनेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक किंगडम को क्या बोला? एक किंगडम को बोला यू बैक्टीरिया और दूसरे किंगडम को क्या बोला? दूसरे किंगडम को बोला आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, एक को बोला यू बैक्टीरिया, एक को बोला आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, एक को बोला यू बैक्टीरिया और एक को बोला आर्की बैक्टीरिया। अब जरा किंगडम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक, यू बैक्टीरिया से आगे जाके एक डोमेन बन गई, जिस डोमेन का नाम है, जिस डोमेन का नाम है बैक्टीरिया, जिस डोमेन का नाम है बैक्टीरिया, जिस डोमेन का नाम है बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया से एक डोमेन बन गई और उस डोमेन का नाम है आर्किया। आर्किया, तो ये क्या है? दोनों की दोनों, ये है आपकी डोमेन। तो डोमेन के अंदर किंगडम आते हैं, डोमेन के अंदर किंगडम आते हैं। यू बैक्टीरिया से डोमेन बनी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डोमेन है, इसमें किंगडम है यू बैक्टीरिया। आर्किया डोमेन है, इसके अंदर किंगडम है आर्की बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक ये सारे के सारे चारों के चारों कैसे हैं? क्या ये लुखे हैं? नहीं सर, ये चारों के चारों यूकैरियोट्स हैं। तो इन चारों से जो डोमेन बनाई गई उस डोमेन का नाम है यूकैरिया। तो आपके पास कितनी डोमेन हो गई? आपके पास पहली डोमेन बैक्टीरिया, दूसरी डोमेन आर्किया, तीसरी डोमेन यूकैरिया। तो आप मुझे बताओ
यूकैरिया डोमेन में टोटल कितने किंगडम हैं, लिख के बताओ। यूकैरिया तो ऐसा लग रहा है डोमेन किंगडम से भी बड़ा हो गया, क्योंकि डोमेन के अंदर किंगडम है। तो यूकैरिया डोमेन में कितने किंगडम हैं, ये लिख के बताइए। यूकैरिया डोमेन में कितने किंगडम हैं, लिख के बताइए। सर 4 किंगडम है, 4 किंगडम है। आर्की बैक्टीरिया से बना आर्किया, यू बैक्टीरिया से बना बैक्टीरिया। तो बच्चों जब आप क्या बोलते हैं, जब आप बोलते हैं अब यू बैक्टीरिया, अब जैसे आपने बोला यू बैक्टीरिया, आप एक डेली लाइफ में आम चाल भूल भाषा में यू बैक्टीरिया थोड़ी ना बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। जनरल क्या बोलते हो आप, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़कर आए, प्रोकैरियोट पढ़कर आए, तो आप क्या बोलते हो, बैक्टीरिया बोलते हो। तो जब आप बैक्टीरिया बोल रहे हो इसका मतलब आप यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हो। मतलब जब आप यू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन आता है, यू बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन आता है। यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं आपके बैक्टीरिया आते हैं, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, और आपके माइकोप्लाज्मा आते हैं। ज्ञान लेना थोड़ा सा, अगर कहीं पे लिखा है यू बैक्टीरिया तो यू बैक्टीरिया के अंदर 3 चीजें हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। लेकिन सर यहां यू बैक्टीरिया से फिर बैक्टीरिया ही क्यों लिखा, अरे दीवाने, जब तू किसी प्रोकैरियोट को पढ़ता है या मोनेरा को पढ़ता है या किसी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ता है, तो तू बेसिकली क्या दिमाग में रखकर स्टडी करता है। क्या ब्लू ग्रीन एल्गी दिमाग में रख के स्ट्रक्चर पढ़ता है, नहीं सर। क्या माइकोप्लाज्मा दिमाग में रख के स्टडी करता है, नहीं सर। तो जब भी कभी प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है तो दिमाग में क्या रखा जाता है, सर दिमाग में बैक्टीरिया रखा जाता है। हाँ, इसलिए मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो बैक्टीरिया है। मोनेरा में बैक्टीरिया भी है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, माइकोप्लाज्मा भी है, आर्की बैक्टीरिया भी है। बट जब भी मोनेरा पढ़ाया जाता है या प्रोकैरियोट पढ़ाया जाता है तो दिमाग के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी रखकर स्ट्रक्चर नहीं समझा जाता, दिमाग के अंदर माइकोप्लाज्मा रखकर स्ट्रक्चर नहीं समझा जाता, दिमाग के अंदर आर्की बैक्टीरिया रखकर स्ट्रक्चर नहीं समझा जाता, दिमाग में बैक्टीरिया को रख के स्ट्रक्चर समझा जाता है। तो यू बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया भी है, माइकोप्लाज्मा भी है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। बट यहां बैक्टीरिया इसे लिखा क्योंकि मेन आप जब यू बैक्टीरिया बोलते हो तो आप बैक्टीरिया की बात करते हो, ठीक। और आर्की बैक्टीरिया अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ये काफी प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, एंशिएंट बैक्टीरिया है। बच्चों ये वाला पॉइंट अगर क्लियर हुआ तो यस लिख दीजिए, ये वाला पॉइंट अगर आपका क्लियर हुआ तो यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए। अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ तो यस लिख दीजिए। अभी मत लिख थर्मोएसिडोफाइल्स, जब मैं नहीं लिख रहा तो तू क्यों लिख रहा है, क्या क्या हासिल कर लिया थर्मोएसिडोफाइल्स, मत लिख ना, जब टीचर पूछे तभी जवाब दो। तूने जितना लंबा लिखा थर्मोएसिडोफाइल, अपना टाइम वेस्ट किया चैट में, मत लिख कभी। जब आर्की बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो अपने आप ही आ जाएगा। अभी आर्की बैक्टीरिया थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं, तो आउटलाइन पढ़ा रहा हूं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। काहे को ज्ञान दे रहे हो मेरे भाई बाद में समझ रहे हो कितनी तकलीफ होती है, फिर होता नहीं है सिलेक्शन। साले पूरे साल तो टीचर की बात मानते नहीं है। बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यूकैरिया, ठीक है, ये आपका हो गया, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। जब मैं आपको बोलूं बैक्टीरिया पढ़ते हैं, इसका मतलब सर कह रहे हैं यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया ही है, इनका डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, इनमें भी 70S राइबोसोम है, इनमें भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। बट एक आधा डिफरेंस है जो इसमें और इसमें अलग है, एक आधी चीजें हैं जो इसमें और इसमें अलग है। जैसे इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है यू बैक्टीरिया की, वो किसकी बनी है, यू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया किसकी बनी है,
इसकी सेल वॉल बनी है, चलो उसको छोड़ो, छोड़ो उसको, छोड़ो, नेक्स्ट उसमें समझाऊंगा, आर्की वेक्टर में समझाऊंगा क्या डिफरेंस है, आर्की वेक्टर में समझाऊंगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो टोटल आपकी 3 डोमेन बन गई, ठीक है, 3 डोमेन बन गई, 1 2 3। तो टोटल आपकी जो डोमेन हो गई हैं वो हो गई हैं 3 डोमेन, 3 डोमेन। तो ये जो डिवाइड किया गया मोनेरा को और आर्किया को, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, यहां पर क्राइटेरिया क्या था, यहां पर क्राइटेरिया क्या था, अगर मैं आपसे पूछूं क्राइटेरिया क्या था, किस बेसिस पर डिवाइड किया गया, ठीक है, ये बैक्टीरिया आर्की किस बेसिस पे डिवाइड किया गया, तो आंसर जाएगा 16s RRNA। दोनों के 16s RRNA की स्टडी की गई। अब मुझे लिख के बता दो, जिनका गलत हुआ उनका सिलेक्शन मुश्किल है। 16s RRNA राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट में थे, सेल पढ़ चुके हो और 2 महीने से रिवीजन प्लानर के साथ रिवाइज भी कर रहे हो, उसके बाद भी अगर गलत हुआ तो मुझे माफ कर ही दीजिएगा, स्थिति सही नहीं है आप लोगों की। 16s RRNA, हां मेरे भाई जहरा, प्रिमिटिव मतलब एंशिएंट होता है मेरे भाई, ठीक है। अबे लुखे गुदड़ी के लाल, ये एनसीईआरटी में है 3 डोमेन। तो 3 डोमेन कैसे आया ये तो बताना ही पड़ेगा ना, 3 डोमेन कैसे आया गुदड़ी के लाल, कह रहा ये सिलेबस में नहीं है। अरे गुदड़ी 3 डोमेन अभी दिखाता हूं एनसीईआरटी के अंदर 3 डोमेन। तो 3 डोमेन कहां से आया गुदड़ी, ये तो बताना ही पड़ेगा ना। अरे गुदड़ी 3 डोमेन कहां से आया ये तो बताना ही पड़ेगा ना गुदड़ी। 30s, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी का सिलेक्शन होगा। 16s RRNA 30s सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। तो 16s RRNA के स्ट्रक्चर की स्टडी की गई, इन दोनों के 16s RRNA में डिफरेंस पाया गया। रुक जा, पहले गुदड़ी को दिखा दूं, गुदड़ी को दिखा दें पहले। 3 डोमेन सिस्टम। अब मुझे बता, हे गुदड़ी, ये कैसे बताता मैं तेरे को, है कैसे बताता, यही तो दिक्कत है। साला 3 साल हो गए तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी नहीं आई, बस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट कर दो। सर पहले साल मैंने पेंसिल से रगड़ी, दूसरे साल ब्लू पेन से रगड़ी, तीसरे साल रेड पेन से रगड़ी, चौथे साल हाइलाइटर से रगड़ी, 5वें साल, और सर इन 4 साल में रगड़ा हुआ, मैं भी रगड़ा गया। क्यों रगड़ा गया तू, तेरे को पढ़नी नहीं आती एनसीईआरटी, तू पहले भी पढ़ता था और मैं भी पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी, तो दोनों में फर्क देख ले, यही तो दिक्कत है गुदड़ी। 3 डोमेन सिस्टम has also been proposed that divide the kingdom Monera into 2 domains. Monera into 2 domains. अब ये 2 domains कौन सी है गुदड़ी, हे गुदड़ी, ये 2 डोमेन कौन सी है, एक डोमेन है बैक्टीरिया और दूसरी डोमेन है आर्किया। कैसे बताता तेरे को, अगर गुदड़ी कैसे बताता, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम, रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम, प्लांटे, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमेलिया, किसमें, 3rd डोमेन। और 3rd डोमेन का नाम क्या है, 3rd डोमेन का नाम था आपका यूकैरिया, एंड देयर बाय 6 kingdom classification. You will learn about this system in detail. अब इसके बारे में और डिटेल में जाना है तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बताओ जरा आंसर बताइए। 3 डोमेन मोनेरा डिवाइड इनटू 2 डोमेन, सही है। ऑल यूकैरियोटिक किंगडम कम्स अंडर 3rd डोमेन, ठीक है, 3rd डोमेन जिसका नाम था यूकैरिया, ये भी सही है। सो वी हैव 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये भी सही है। तो आपका आंसर जाएगा ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में
यस लिख दीजिए अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आ गई है, तो एक बार यस लिख दीजिए। एक बार यस लिख दीजिए अगर आपको यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। ठीक है। गूदड़ी सिलेबस में नहीं है। चलो आ जाओ। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 2 किंगडम से 3 किंगडम, 3 किंगडम से 4 किंगडम, 4 किंगडम से 5 किंगडम, 6 किंगडम, चीजें बेहतर होती गईं क्योंकि क्राइटेरिया के जो नंबर हैं वो इंक्रीज होते गए। और आगे जाके जब हम आगे अब से अगर हम नेक्स्ट 50 साल में सोचते हैं तो और भी चेंजेस आएंगे, और भी नई नई चीजें डिस्कवर होंगी। और जब नई नई चीजें डिस्कवर्ड होंगी तो हो सकता है नए नए क्राइटेरिया आए, और भी नए नए क्राइटेरिया आएंगे तो क्लासिफिकेशन और बेस्ट होता जाएगा, और इससे साइंस का फायदा होगा और लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बढ़ेगी। फिर से सुनिएगा, 2 किंगडम से 3 किंगडम, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, जैसे जैसे वक्त बीतता गया चीजें बेहतर होती गई, क्राइटेरिया बढ़ते गए, लेकिन इट वॉन्ट स्टॉप। अगले 50 साल में अगर आप देखते हैं तो और नई डिस्कवरी होगी, और नई डिस्कवरी होगी, और हो सकता है क्राइटेरिया बढ़े। अगर ऐसा हुआ तो लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी होगी, साइंस की तरक्की होगी और मजा आएगा। तो अब लोगों ने और उम्मीदें लगाई। लोगों ने कहा कि अब आप क्लासिफिकेशन सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल या उन ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी या फिर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर तक सीमित ना रहिए। आप क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया अब सिर्फ मॉर्फोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर तक सीमित नहीं रहिए, बल्कि फाइलोजेनेटिक की बातें कीजिए, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बातें कीजिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताइए, दो ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे लिंक्ड हो सकते हैं, इनके इवोल्यूशन पैटर्न के बारे में भी समझाइए। अब आप साइंस रुकेगी नहीं, अब आप सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया का ही आधार मत लीजिए, ये तो लीजिए, बट इसके अलावा आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात क्यों नहीं करते हैं? इनके एंसेस्टर कौन है, इनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? इन दो ऑर्गेनिज्म क्या आपस में क्या कोई रिलेशनशिप हो सकता है? इनके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? क्या हो गया है आपको? समझ में आया तो यस लिख। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एनसीईआरटी से रीड करेंगे। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। ये देखो 6 किंगडम तक पहुंच गए आप। उसके बाद दिस हैपेंड, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, चीजें बेहतर क्यों होती जा रही थी? चीजें बेहतर क्यों होती जा रही थी? क्योंकि क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया चेंज हो रहे थे। एंड दीज काइंड ऑफ चेंजेस, these kind of changes will takes place in future, it won't stop। ये चेंजेस तो फ्यूचर में भी होंगे। फ्यूचर टू, ऑल्सो, टू का मतलब ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी तो इंप्रूवमेंट होगा जब साइंस तरक्की करेगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा,
क्राइटेरिया बढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती जाएगी। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट, वक्त के साथ एक कोशिश की गई, एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड, वक्त के साथ एक अटेम्प्ट, एक कोशिश की गई कि आप इवॉल्व करिए ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो रिफ्लेक्ट नॉट ओनली छोटी क्लास में हमने बताया था कि जब भी नॉट ओनली आएगा तो बट ऑल्सो भी आएगा। छोटी क्लास में मैडम ने समझाया था नॉट ओनली आएगा तो बट ऑल्सो भी आएगा, यही नहीं ये भी चाहिए, मुझे ये पसंद है और मुझे वो भी पसंद है, मुझे यही नहीं चाहिए मुझे वो भी चाहिए। नॉट ओनली morphological, physiological and reproductive similarity, but also phylogenetic and evolutionary relationship। इस चैप्टर के अंदर आप मोनेरा प्रोटिस्टा फंगस के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, एनिमल के बारे में एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। तो दे दे इसका जवाब, बता क्या आंसर होगा। ऑल प्रोकैरियोट प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, मुझे तो लगता है मोनेरा के अंदर रखा गया है। एंड ऑल यूकैरियोट प्लेस्ड इन, सारे यूकैरियोट, अगर मैं कहूं ऑल यूकैरियोट प्लेस्ड इन, तो यूकैरियोट कहां प्लेस किए गए हैं, प्रोटिस्टा में भी हैं, फंगस में भी हैं, प्लांटे में भी हैं, एनिमेलिया में भी है। ठीक, तो आंसर बच्चे लिख रहे हैं डी। प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास क्लोरेला, जिनको पहले रखा गया था एल्गी में विद इन प्लांट्स, क्योंकि बोथ डू नॉट हैव, नहीं बोथ हैव सेल वॉल विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, इन दोनों को पहले रखा गया था एनिमल किंगडम में, एनिमेलिया में, क्योंकि बोथ डू नॉट हैव, गलत हो गया। It put organism together which were placed in different, it put organism together, ठीक है, it put organism together which were placed in different kingdom in earlier classification, all are incorrect। बताओ क्या आंसर जाएगा, सी जाएगा या डी जाएगा, सी जाएगा। इट पुट ऑर्गेनिज्म टुगेदर विच वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, इन अर्लिएस्ट, विच वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम, इट पुट ऑर्गेनिज्म टुगेदर विच वर प्लेस्ड सेपरेटली, यहां पर आना चाहिए था विच वर प्लेस्ड सेपरेटली इन डिफरेंट किंगडम। ठीक है, अब देखो ये लाइन सही तो है ना, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि ये इट किसके लिए बोला गया है ना, तो ये लाइन आपकी सही तो है ना, इट पुट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि जैसे जैसे चीजें बेहतर होती जा रही हैं, आपका क्लासिफिकेशन बेहतर होता जा रहा है, ठीक है। तो इट पुट ऑर्गेनिज्म टुगेदर विच वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम, ठीक है, विच वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम इन अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, सेम, विच वर प्लेस्ड इन सेम किंगडम इन अर्लिएस्ट, अच्छा, ठीक है। मैं इसको पता है वैसे ही रीड कर रहा था, ठीक है, वैसे ही रीड कर रहा था, देखो, ठीक है, कहां गया आपका, मैं इसको वैसे रीड कर रहा था, ठीक है, मतलब मैं इसको वैसे रीड कर रहा था थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग, इट पुट ऑर्गेनिज्म टुगेदर विच वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम इन अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन। तो मैं इस लाइन को वैसे रीड कर रहा था प्रोटिस्टा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, प्रोटिस्टा मतलब थ्री किंगडम के रेस्पेक्ट में मैं इसको रीड कर रहा था कि प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर, प्लांटे के अंदर क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास रखा गया था, एनिमेलिया के अंदर आपका अमीबा पैरामीशियम रखा गया था, बट थ्री किंगडम के अंदर ये सारे के सारे साथ में आए। तो इट पुट ऑर्गेनिज्म
टुगेदर विच वर प्लेस्ड इन सेम किंगडम इन द अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन। भाई ये वाली लाइन सही भी हो सकती है अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात करें। कहां गया, ठीक है, कहां गया कहां गया, ठीक है, विच द फंगी वर प्लेस इन अ सेपरेट किंगडम, ऑटोट्रॉपिक ऑल्सो शो फंगस यूकैरियोट, अदर ग्रुप विच वर यूकैरियोटिक, ठीक है, दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर हम थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग आपकी बात करेंगे, ठीक है, अगर हम थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग आपकी बात करेंगे तो ये आपकी सही हो जाएगी। वन सच द फंगस और प्लेस इन, तो ये लाइन आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम, इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम। तो भाई ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा ना, ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इट पुट ऑर्गेनिज्म टुगेदर विच वर प्लेस सेपरेटली इन डिफरेंट किंगडम इन अर्लियस्ट क्लासिफिकेशन। अर्लियर का मतलब क्या हो गया, 2K हो गया, और इट का मतलब क्या हो गया, इट का मतलब मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, 3 किंगडम बोल सकता हूं। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इट पुट, इट का मतलब हो गया 3 किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को साथ साथ रखा गया, क्लोरेला, क्लाइमोडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम साथ साथ आए, जो कि सेपरेटली रखे गए थे। कहां, अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लोरेला, क्लाइमोडोमोनास प्लांटे में थे, और प्रोटोजोआ वाला जो था वो एनिमेलिया में था। तो भाई आंसर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम चीज समझ में आ गई, तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। देखो ना, बिल्कुल सही तो बन रही लाइन। इट पुट ऑर्गेनिज्म, इन्होंने क्लोरेला, क्लाइमोडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम को एक साथ रखा, जो कि अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन 2 किंगडम में अलग अलग रखे गए थे। तो भाई ये लाइन बिल्कुल सही बन रही है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। पहले सबने डी डी लिखना स्टार्ट कर दिया सबने, तो मुझे लगा इतने सारे लोग डी लिख रहे हैं, फिर मैंने जब इसको पढ़ा, ठीक है, तो मैंने कहा यार ये लाइन तो सही है बिल्कुल। चलो ये वाला बताओ। ओवर टाइम अटेम्प्ट वॉज मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन which only reflect morphological, physiological, reproductive similarities, but not phylogenetic or evolutionary relationship. Over time attempt was made to evolve classification which not only reflect morphological, physiological symmetry, but also phylogenetic. तो बच्चों ए स्टेटमेंट गलत हो गया। Criteria for classification were changing as time passes. The kind of change will take place in future for better understanding. तो बच्चों बी सी डी, तो आपका आंसर जब बी और सी सही होता है तो आपका आंसर जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो बच्चों यहां हमने क्वालिटी के साथ आपका क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अगर यहां तक पूरा क्लियर है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर है, अगर आप पढ़ने बैठोगे आपको एक एक लाइन फील होती है, तो आप एक बार फाइनल यस लिखिए। अब खेल तकड़ा शुरू होगा। अभी वार्म अप था, अब खतरनाक शुरू होगा, ठीक है। लिख दीजिए एक बार यस लिख दीजिए, और सब लोग हेडिंग डाल दीजिए मोनेरा, सब लोग हेडिंग डाल दीजिए मोनेरा, मोनेरा। ये लो, ये आपने हेडिंग डाल दी है मोनेरा, सब लोग हेडिंग डाल दीजिए मोनेरा, ठीक है। अब पूरा फोकस करना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। आ जाओ फटाफट आ जाओ। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मोनेरा में कौन कौन आया, सर मोनेरा में बैक्टीरिया आया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आते हैं, माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं, और ये चारों चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी इसी चैप्टर के अंदर।
लेकिन अगर मैं तुझे कहूं कि मोनेरा से तेरे दिमाग में पहले क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा आता है या आर्की बैक्टीरिया आता है, तो तू बोलेगा कि बैक्टीरिया आता है। तो मोनेरा का जो सोल मेंबर है, अगर मैं तुझसे पूछूं कि भाई मोनेरा का सोल मेंबर कौन है, मोनेरा का सोल मेंबर कौन है, तो तू कहेगा कि सर मोनेरा का सोल मेंबर जो है वो है आपका बैक्टीरिया। बिल्कुल सही, वो है तेरा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया आपका हर जगह पाया जाता है, इसका मतलब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तेरा हर जगह पाया जाता है, मतलब बैक्टीरिया आपका एक एबेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, एबेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, हर जगह पाया जाता है। अगर तू एक मुट्ठी मिट्टी उठाएगा, अगर एक मुट्ठी मिट्टी उठाएगा, हैंडफुल ऑफ सॉइल, अगर एक मुट्ठी मिट्टी उठाएगा तो उसमें भी तुझे करीब 100 बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया एबेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। अगर तू एक मुट्ठी मिट्टी उठाएगा तो उसके अंदर 100 बैक्टीरिया मिल जाएंगे और फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ये आपका मिलता है फाउंड, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह मिलेगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एकदम शॉर्ट में लेके चलेंगे नोट्स और डिटेल में, ठीक है। बैक्टीरिया सोल मेंबर है, बहुत एबेंडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक मुट्ठी मिट्टी में 100 बैक्टीरिया मिल जाएंगे। बैक्टीरिया आपका मिलेगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऐसी जगह भी मिलेगा जो आपकी ऑल्सो फाउंड इन, ऑल्सो इन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम और हार्श और अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। ऐसी जगह भी मिलेगा जहां पर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म रहना पसंद नहीं करता। एडवर्स कंडीशन, हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बोला हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग। बच्चों हॉट स्प्रिंग क्या है लिखना मत, समझना। हॉट स्प्रिंग क्या है लिखना नहीं, समझना। बच्चों समुंदर का जो पानी है, समुंदर में नीचे की तरफ जाइए, समुंदर में नीचे जो पानी है, कई बार ये पानी ऐसी जगह से घूमकर आता है जहां वॉल्केनो हो रहा हो, जहां पर आपको मॉल्टन रॉक्स मिल रहे हो, जिसको आप मैग्मा बोलते हो, जिसको आप मैग्मा बोलते हो। समुंदर में नीचे जो पानी है वो ऐसी जगह से घूमकर आ रहा है जहां अभी मॉल्टन रॉक्स हो, जहां वॉल्केनो होने वाला है, जहां मैग्मा प्रेजेंट है। तो वो पानी जब मॉल्टन रॉक से होता हुआ आएगा तो उस जगह पर उस पानी का तापमान बढ़ जाएगा। ऐसी जगह को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग, ऐसी जगह को बोलते हैं लावा, ठीक है, लावा। ऐसी जगह गरम गरम, ठीक है, ऐसी जगह को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। तो बच्चों कई बार क्या होता है, समुंदर का जो पानी है वो मॉल्टन रॉक से, वॉल्केनो वाली जगह से सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से वहां पानी का तापमान बढ़ जाता है। ऐसी जगह को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हॉट स्प्रिंग तभी होगा जब वॉल्केनो होगा। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप अर्थ क्रस्ट में जितना डेप्थ में जाते हो
अर्थ क्रस्ट में जितना डेप्थ में जाते हैं तो तापमान बढ़ जाता है, जिसको जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। हमें नहीं पढ़ने इतनी खतरनाक चीजें। अर्थ क्रस्ट में जितना डीप जाओगे आपका जो तापमान है वो बढ़ जाता है, जिसको जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं पढ़ना। तो इतना तो समझ में आ गया कि सर हॉट स्प्रिंग क्या है। हॉट स्प्रिंग के अंदर आपका जो वाटर है वो सर्कुलेट होता है थ्रू वाटर सर्कुलेट थ्रू molten rocks थ्रू molten rocks, जिसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर आपको वेरी हाई मिलेगा। 100 डिग्री तक भी मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। यह है हॉट स्प्रिंग। यहां बैक्टीरिया रहना पसंद करता है, और ये बैक्टीरिया आपका कहां है? डीप ओशियन में आपका मिल जाएगा। और कहां मिल जाएगा? आपका डेजर्ट में मिल जाएगा, ठंडी जगह, स्नो या मैं कहूं कोल्ड रीजन पर मिल जाएगा। आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन, ऐसी जगह पर आपका बैक्टीरिया मिल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया आपके जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, बिल्कुल सही है, और वो हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। बैक्टीरिया आपका ठीक है, बैक्टीरिया आपका प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट है तो आप शायद उसको पैरासाइट बोल सकते हो, या फिर आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। और कहां प्रेजेंट हो सकता है? किसी डेड प्लांट या डेड एनिमल पे फीड कर सकता है, तो शायद आप उसको सैप्रोफिटिक बोलोगे। मोनेरा की आन बान शान और मेरी जान तिरंगा है बैक्टीरिया। एबेंडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर 100 बैक्टीरिया मिल जाएंगे। हर जगह मिलेंगे, ऐसी जगह भी मिलेंगे जहां दूसरी लाइफ एग्जिस्ट करना पसंद नहीं करती। हॉट स्प्रिंग, डीप ओशन, डेजर्ट, स्नो, कोल्ड। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी हैं, मोस्टली हेटेरोट्रॉप्स हैं। प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पैरासाइट, और डेड प्लांट सैप्रोफिटिक। बच्चों ये रहा आपका एकदम शॉर्ट में मोनेरा का थोड़ा सा पढ़ा। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। नितेश सर मेरी बात सुनो, नितेश राठौर तेरी बात सुनो, तेरी बात सुने। ले तेरी बात सुने, साले लाइट भगा दी तूने। तेरी बात सुनते ही तेरी बात सुनने से पहले लाइट भगा दी, देख। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। तो ये अगर आपको समझ में आया है तो आइए मेरे साथ आइए। बैक्टीरिया क्या है? सोल मेंबर है किसका? मोनेरा का। मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर जगह आपका मिलेगा। 100 ऑफ बैक्टीरिया आपके एक मुट्ठी में मिल जाएंगे। मुट्ठी मतलब मिट्टी की मुट्ठी, ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन।
वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहां बड़ी मुश्किल से दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, वहां पर बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। मैनी ऑफ दे लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। बताओ ये मैंने कहां पढ़ाया था? स्फेरिकल मतलब कोकस, रॉड लाइक मतलब बैसिलस, स्पाइरल स्पिरिलम, कॉमा शेप विब्रियो। ठीक है, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। बताओ कहां पढ़ा था हमने? कहां पढ़ा था? बताओ जरा कहां पे पढ़ा था? नितेश, नितेश कहां पढ़ी थी ये चीज हमने? बता जल्दी से, कहां पढ़ी थी ये? हमने कहां पढ़ा था? जल्दी से बता, कहां पे हमने पढ़ा था? सेल में पढ़ा था। तो बता फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा नहीं, सोल मेंबर है किसका? मोनेरा का। सोल मेंबर है किसका? मोनेरा का। मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिज्म, नॉट नहीं, फाउंड एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। They also live in extreme habitat, hot spring where temperature is low नहीं, टेम्परेचर कैसा है? हाई है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब ध्यान से देखिएगा, अगले पॉइंट में चलेंगे, अगले पॉइंट में चलेंगे। यहां से अब हम चलेंगे अगले पॉइंट में चलेंगे। ठीक है, अब जब आप आगे जाओगे, अब जब आगे जाओगे आप ध्यान से समझना, ठीक है, आगे जाओगे आप तो कुछ लाइन बनेंगी कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है, ठीक है, बट बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। ये सब क्या है? ये सब मैं आपको समझाऊंगा। तो आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल दीजिए न्यूट्रिशन। मोनेरा के अंदर पहले आपने कुछ कैरेक्टर पढ़े, अब आप हेडिंग डालिए न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, हेडिंग डाल दीजिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर आप सबसे पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स। डाल दीजिए हेडिंग ऑटोट्रॉप्स। डाल दी सर, हेडिंग डाल दी। अब बेटा अगर डाल दी है तो यहां से 2 एरो बना ले। सर बना लिए 2 एरो, बना लिए? हां बना लिए। यहां लिख दे फोटो ऑटोट्रॉप्स, लिख दिया सर। और यहां लिख दे कीमो ऑटोट्रॉप्स, लिख दिया सर। और इसके नीचे खींच दे लाइन, और इसके नीचे खींच दे लाइन। ठीक है, और यहां पर एक लाइन खींच दे, खींच दी सर लाइन। अब ध्यान से समझना, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब किताब में ये चीजें एक साथ नहीं लिखी है, अलग अलग जगह लिखी हुई है। देखना हम इसको पढ़ने के बाद कितनी सारा एनसीईआरटी का पार्ट कवर करेंगे। अलग अलग जगह लिखा है, एक साथ नहीं लिखा। तो इसके बाद की एनसीईआरटी अभी मत पढ़ना, जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा तब तक नहीं पढ़ना, जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा तब तक नहीं पढ़ना। ठीक है, बोर्ड में क्या हो रहा है? अरे दीवाने, तुझे बोर्ड में हल्की हल्की सी लाइन चलती हुई दिख रही होगी, तुझे लग रहा होगा कोई सांप सूप घूम रहा है इसके अंदर, है ना, घुस जाएगा एकदम से। बोर्ड में क्या हो रहा है? अरे आंख के अंधे, ये तो देख, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप, ये सब दिख रहा है ना। हाँ, लाइट चली गई है, इन्वर्टर पे क्लास चल रही है, ये हो रहा है बोर्ड पे यार साला। अरे मेरी, अरे यार ये तो जब तूने लिखा ना मुझे तब पता चला बोर्ड में क्या हो रहा है। अबे हल्की हल्की लाइन चलती हुई दिख रही होगी, तेरे को क्या दिक्कत है भाई? टीचर पढ़ा रहा है, समझा रहा है, 600 वाले बाहर बैठे हुए, कॉलेज नहीं मिल रहा, ये ना देख के
बोर्ड में क्या हो रहा है, अरे गुदड़ी। ठीक है, देख जरा यहां पर फटाफट। ये भाई, ये यहां देख, देखना क्या तगड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा, इसी स्लाइड में फैन हो जाओगे, देखना अभी एक ही स्लाइड में खेला कर दूंगा, देखना अभी। ठीक है, देखना जरा, फोटो ऑटोट्रॉप, ऐसे लोग जो खाना बनाने के लिए लाइट एनर्जी यूज करते हैं उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी, CO2 प्लस H2S, गौर फरमाइएगा, मैंने वाटर नहीं लिखा, मैंने H2S लिखा, मैंने H2S लिखा है, मैंने वाटर नहीं लिखा। ग्लूकोज प्लस सल्फर। सर हम तो वाटर लिखते थे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में, बेटा प्लांट्स में लिखते थे, ये तेरा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वाटर यूज नहीं करता, बैक्टीरिया वाटर यूज नहीं करता, बैक्टीरिया ने CO2 और H2S को यूज करके खाना बनाया। ठीक है, ग्लूकोज का मतलब हो गया है खाना, और इन दोनों का मतलब हो गया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया है खाना और यूज की है एनर्जी क्या, लाइट। क्या एनर्जी यूज की, लाइट। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फूड बनाया, लाइट एनर्जी को यूज करके, इनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। सर अगर बैक्टीरिया ने अपने फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज किया ही नहीं, इसलिए बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। लिख कर बता, बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक, लिख के बता। बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक। लाइट आ गई, एक लिख रहा है लाइट आ गई, साले यहां देख ले जो पढ़ा रहा हूं। बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक या फिर नॉन ऑक्सीजेनिक, लिख के बता, लिख के बता। बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस कैसा लग रहा है तुझे, नॉन ऑक्सीजेनिक। तो बैक्टीरिया वाटर यूज नहीं करते, तो वाटर नॉट यूज्ड, सो ऑक्सीजन नॉट रिलीज्ड। इसलिए इनका जो फोटोसिंथेसिस है वो हो गया नॉन ऑक्सीजेनिक। और इसका जो एग्जाम्पल हुआ वो हुआ आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरा एग्जाम्पल हुआ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल और सल्फर, पर्पल और ग्रीन, ये एग्जाम्पल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में गैस वैक्यूल में लिखे हुए हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल है, जहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फूड बनाया जाता है लाइट एनर्जी को यूज करके। ये लोग वाटर यूज नहीं करते, इसलिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, इनका फोटोसिंथेसिस होता है नॉन ऑक्सीजेनिक। बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यस लिखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप यस लिखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां पर जो एनर्जी आएगी वो आएगी केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी कहां से आई उसको भी समझिए, 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 केमिकल एनर्जी कहां से आई उसको समझिए।
केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू oxidation of inorganic compound इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन की वजह से इसको सिर्फ याद करके रखना है, इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको कोई समझना नहीं है, ये सिर्फ याद कर ले, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, इसके अंदर बस इतना याद कर ले, ठीक। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ये रहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ, अभी मैं इसके ऊपर कुछ लिखूंगा, तो आपका बना नाइट्राइट, और नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन हुआ तो आपका बना नाइट्रेट। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नाइट्राइट, नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन नाइट्रेट, ठीक। और इनके ऑक्सीडेशन में आपकी प्रोड्यूस हुई है, इनके ऑक्सीडेशन के टाइम आपकी प्रोड्यूस हुई है क्या? आपकी प्रोड्यूस हुई है केमिकल एनर्जी, आपकी प्रोड्यूस हुई है केमिकल एनर्जी। अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ नाइट्राइट, नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन हुआ नाइट्रेट। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। और यहां जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है ये है बैक्टीरिया नाइट्रोजोमोनास, और एक और याद कर लेना नाइट्रोकोकस, ये सब याद रहते हैं भैया वाले बच्चों को। और यहां है आपका नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, अमोनिया से नाइट्रेट बनना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, अमोनिया से नाइट्रेट बनना, अमोनिया से नाइट्रेट बनना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट। कैसा कंपाउंड? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन सी एनर्जी रिलीज हुई? केमिकल एनर्जी रिलीज हुई। और इस केमिकल एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज इन एटीपी सिंथेसिस। एटीपी बोल दो या फूड बोल दो, बात एक ही है। एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस, खाने से भी एनर्जी मिलनी है, यूटिलाइज इन एटीपी सिंथेसिस, ठीक। तो अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, केमिकल एनर्जी, और ये एनर्जी यूटिलाइज होगी एटीपी सिंथेसिस में। अमोनिया से नाइट्रेट, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। बच्चों एकदम फील हुआ तो यस लिख दीजिए, एकदम आराम आराम से, बेहतरीन टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स में पूरी की पूरी चीज एक्सप्लेन की गई है। फील हुआ तो यस लिख दीजिए, फील हुआ तो आप यस लिख दीजिए। ये आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। अब तो हाँ, एक लिख रहा है रिपीट। अबे 5 बार रिपीट करने के बाद पूछा है तुझसे। अब मेरी बात को समझना, ये नाइट्रेट कहां जाएगा? प्लांट के पास जाएगा। ये नाइट्रेट, भाई ये रिएक्शन कहां हो रही है? सॉइल में हो रही है। तो ये नाइट्रेट आपका कहां जाएगा? ये नाइट्रेट आपका कहां जाएगा सॉइल से? सर नाइट्रेट हमारा प्लांट में जाएगा। बिल्कुल सही है। और प्लांट के मरने के बाद ये नाइट्रेट आपका वापस से सॉइल में आ जाएगा, ठीक है। भाई प्लांट मरेगा तो प्लांट के पास जो भी चीजें हैं वो सब आपका सॉइल के अंदर आ जाएगा।
ठीक है, किस फॉर्म में आएगा वो अलग चीज है, अमोनिया की फॉर्म में आए या प्रोटीन की फॉर्म में आए, हम उसमें नहीं जा रहे। कहने का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये न्यूट्रेंट का रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रेट सॉइल से कहां चला गया, आपका प्लांट में चला गया, और जब प्लांट मरेंगे तो प्लांट के अंदर जो भी चीजें होंगी वो सब वापस से कहां आएंगी, सॉइल के अंदर आ जाएंगी। ठीक, ये बैक्टीरिया और भी बहुत सारे काम करते हैं। सल्फर में H2S फॉर्म को सल्फर में कन्वर्ट करते हैं, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करते हैं, बट हमें वो सब एग्जाम्पल नहीं पढ़ने, है ना। थियोबैसिलस, बेजियोटा, फेरोबैसिलस, लेप्टोथ्रिक्स आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, जो फेरस, जो आयरन की फेरस फॉर्म को फेरिक में कन्वर्ट करता है, लेप्टोथ्रिक्स, फेरोबैसिलस नहीं पढ़ना। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो H2S को S में कन्वर्ट करते हैं, सल्फर बैक्टीरिया, बेजियोटा, थियोबैसिलस नहीं पढ़ना। एक बता दिया मैंने, ये जरूरी था। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है कीमोसिंथेटिक, ये न्यूट्रेंट के रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। तो कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपका रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स में हेल्प करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट में हेल्प करते हैं। तो अब आप देखिए, ये तो सिर्फ अभी आपने ऑटोट्रॉप देखा है, बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉप्स भी होता है। हेट्रोट्रॉप्स में सैप्रोफिटिक पढ़ेंगे आप, पैरासिटिक पढ़ेंगे आप। तो आप देखिए न्यूट्रिशन में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। फोटो ऑटोट्रॉप है, कीमो ऑटोट्रॉप है, आगे आपको हेट्रोट्रॉप पढ़ाया जाएगा, हेट्रोट्रॉप में आपको सैप्रोफिटिक पढ़ाया जाएगा, पैरासिटिक आप उसके अंदर पढ़ेंगे, सिम्बायोटिक आप उसके अंदर पढ़ेंगे। साला कितनी सारी डाइवर्सिटी है। तो एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, फैला हुआ, फैला हुआ। अब तू बेड पे लंबा लेट जा, वो फैला हुआ नहीं कह रहा हूं मैं, एक्सटेंसिव, फैला हुआ, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। न्यूट्रिशन में इतनी सारी वेरिएशन है, पूरी डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिज्म जो है वो विस्तृत है, फैला हुआ है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो तू चाहे तो नोट लगा के नेक्स्ट स्लाइड पर आ जा और यहां पर लिख दे। तो बैक्टीरिया देखने में तो छोटा सा है, स्ट्रक्चर में तो बैक्टीरिया कैसा है, कैसा है, सिंपल है सर। स्ट्रक्चर में तो सिंपल है, लेकिन जब स्टडी करने बैठे बैक्टीरिया के बारे में, है ना, इसको समझने बैठे, तो सर बिहेवियर में तो ये कॉम्प्लेक्स, सिंपल इन स्ट्रक्चर, लेकिन इसका जो बिहेवियर है, इसके अंदर जब आप मेटाबॉलिज्म स्टडी करेंगे या कोई भी चीज स्टडी करेंगे तो आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर में तो सिंपल है, लेकिन बिहेवियर में, स्टडी करने में कैसा है, आपका कॉम्प्लेक्स है। और अगला पॉइंट है नोट में, ये है नोट 1 और ये है नोट 2। मोनेरा के अंदर, ठीक है, ये सारा मैंने मोनेरा के लिए ही बोला है। ठीक है, ये जो मैंने बोला है ये दोनों पॉइंट, ये बैक्टीरिया के लिए भी जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए भी जाते हैं, माइकोप्लाज्मा भी जाते हैं। ठीक है, मोनेरा, ठीक है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, एक्सटेंसिव का मतलब है, इस लाइन का मतलब है वेरिएशन, वेराइटी इन न्यूट्रिशन, वेराइटी इन न्यूट्रिशन, वेराइटी इन न्यूट्रिशन। तो ये हमने आपको 2 पॉइंट करके बता दिए। मोनेरा के पहला, स्ट्रक्चर में सिंपल है बट स्टडी करने में
मेटाबॉलिज्म में भी काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलती है, ठीक है। सर ये तो बता दिया सेल चैप्टर में, ये कहां बताया था मेरे भाई, ये कहां बताया सेल चैप्टर में, ये कहां बताया था? हो सकता है ये लाइन बताई हो, ये तो नहीं बताया है ना, ये कहां बताया था, ये भी, ये तो यहां इसके अंदर ये वाली चीजें कहां बताई, ये तो अभी बता रहा हूं मैं, है ना, एक आधी लाइन आ गई होगी क्योंकि वहां प्रोकैरियोट पढ़ते हैं, है ना। इतना हिसाब लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो, हालांकि हालांकि द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप ऑफ मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन है आपका कहां पर, न्यूट्रिशन के अंदर। सम ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं। बैक्टीरिया मोस्टली हेट्रोट्रॉप्स हैं, इसका मतलब सम कैसे हुए, कुछ बैक्टीरिया कैसे हुए, ऑटोट्रॉप हुए, क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया कैसे हैं आपके, हेट्रोट्रॉप्स हैं। अब ऑटोट्रॉप का मतलब क्या है, they synthesize their own food from inorganic substrate, inorganic substrate, ठीक है, inorganic substrate CO2 हो गया, H2S हो गया, they may be photosynthetic autotroph। तो जब मैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की बात कर रहा हूं तो मैं CO2 प्लस H2S की बात कर रहा हूं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अमोनिया नाइट्राइट में गया, आपका नाइट्रेट में गया। Vast majority of bacteria are heterotrophs. They depends on other organism। अगर वो लिविंग पर है तो आप पैरासिटिक बोलोगे, और डेड ऑर्गेनिक मैटर पर है तो आप उसको बोलोगे सैप्रोफिटिक। इसका मतलब पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक तुम्हारे कैसे बैक्टीरिया होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। देख लीजिए, साफ सुथरा लेक्चर, कोई फालतू कंटेंट नहीं, एकदम सीक्वेंस में शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। ठीक, समझ में आया तो यस लिख दो, समझ में आया तो यस लिख दो। चलो बताओ जरा, इसका आंसर बताइए, बताओ क्या जाएगा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये ले पोल करवा देते हैं थोड़ा सा, है ना, काफी दिन हो गए, थोड़ा सा पोल कर लेते हैं। चलिए, आसान टॉपिक है, ये चैप्टर ही आसान है। बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड सिंपल इन बिहेवियर, बताओ ABCD क्या आंसर जाएगा, पोल करिए, पोल पोल पोल। आज क्लास एकदम 3 बजे छोड़ूंगा। जब मैं हर बार 3:15, 3:20, 3:25 तक लेता हूं तो कई बार थोड़ा सा 3 बजे छोड़ेंगे, टाइम पे छोड़ेंगे, तो भी बच्चों को लगेगा कि आज तो सर ने इतनी जल्दी छोड़ दिया। कभी कभी करना चाहिए, है ना, हर टाइम अपनी नहीं चलानी चाहिए, कभी कभी बच्चे को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, सेल्फ स्टडी कर लेगा, जाके घर पे रोटी खा लेगा। बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स नहीं, बैक्टीरिया सिंपल स्ट्रक्चर है और बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है, पहला गलत हो गया। लीस्ट एक्सटेंसिव, लीस्ट नहीं, मोस्ट एक्सटेंसिव गलत हो गया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप नहीं, हेट्रोट्रॉप हो गया। ठीक, सम बैक्टीरिया सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, मतलब ये ऑटोट्रॉप की बात हो रही है, ठीक है, तो मतलब आपका एक सही है। बैक्टीरिया आर ओनली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप नहीं, बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, ये गलत हो गया। Vast majority of bacteria heterotroph depend on the organism and dead organic matter। तो भाई मुझे तो 2 स्टेटमेंट सही लगे,
तो जब दो स्टेटमेंट सही होते हैं तो आंसर लगाते हैं ऑप्शन ए। तो देखें जरा, 54% लोगों ने कहा हे प्रतिभा, हे कमोन प्रतिभा, हे प्रियांशी, हे मोहम्मद नाबिल, कैसे हो तुम लोग, कैसे चल रही है पढ़ाई, हे अखिल, हे अमर, हे अमर मुन्ना भैया अमर है, ठीक है, हे जगन रेड्डी, हे ऑफिशियल समीर राजपूत, हे अनास, विवेक, हे आलम, ए आलम, क्या हाल चाल है रे, सब बढ़िया ना, सब मस्त, ठीक है। तो आपका आंसर गया ऑप्शन ए, आपका आंसर गया ऑप्शन ए। अब आप देखिए, एक पैराग्राफ मैंने आपको और पढ़ाया था, ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ, ये इन्होंने यू बैक्टीरिया के अंदर डाला हुआ है, क्योंकि बैक्टीरिया भी तो एक तरीके से क्या है, यू बैक्टीरिया है प्रतिभा डर गई होगी, माँ बॉटनी वाला पगला के रहे, ठीक है। देखो, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है वीडियो कॉल नहीं भाई, डर लगता है, पता नहीं कौन लुक्खा बैठा हो, भरा बैठा हो वीडियो कॉल में गलियाना शुरू कर देगा, फिर बेइज्जती हो जाएगी, रील बन जाएगी, है ना, समझ लो, धंधा खराब होता है फिर। अब कोई वीडियो कॉल में कुछ गलत बोल दे तो अब ऐसा तो है नहीं, उसके बैक टू बैक बजा दो वहां पर, है ना। लुक्खा बैठा हो कोई, उसमें टी शर्ट पहन के यहां पर लिखा हो लुक्खा, ऐसे करके बैठा हो, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया and use the release energy for ATP production. They play a role in recycling nutrient like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. ठीक है, आयरन का रिसाइकलिंग, सल्फर का, हमें इसका एग्जांपल नहीं पढ़ने, इसका एग्जांपल है फेरोबैसिलस लेप्टोथ्रिक्स, इसका एग्जांपल है बैजुटा थियोबैसिलस, हमको ये नहीं पढ़ने। चलो बताओ जरा क्या जाएगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या जाएगा। गाना रोज रोज नहीं भाई, समझ रहे हो, टीआरपी गिरती है कि यार टीचर को डेली गाना गा रहा है, समझ लो, जैसे एक दिन गाया था, देखो दिल से निकला था, ठीक है, तो वो हो गया, तो फिर कभी गाएंगे, ऐसे कभी निकलेगा 3-4 महीने में दिल से, ठीक है। आज का लेक्चर मैंने लाइट रखा है, हल्का रखा है, थोड़ा सा तुम्हें सेल्फ स्टडी भी मिलेगा, है ना, आराम से इतना सेल्फ स्टडी करना, कोई डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है, आज एकदम स्मूथ मोड पे गया है, नॉर्मल एकदम रिलैक्स मोड पे, चिल करके, ऐसे करके तुम लेट के भी आज के लेक्चर को अटेंड कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक, तो ये तो हो गया गलत। प्ले लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, एग्जाम्पल आर नाइट्रीफाइंग, सही है। आंसर गया आपका बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो अभी हमने हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया नहीं पढ़े हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसके अलावा एनसीईआरटी को छुओगे भी नहीं। और हाँ, लिविंग वर्ल्ड का जो लेक्चर है रिकॉर्डेड, वो मंडे को मिलेगा, ठीक है, मंडे को, आज नहीं हो पाएगा किसी कारण की वजह से, आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उनको कंप्लीट करना, ठीक, और 1-2 दिन की बात है, तो मंडे को आपको दे देंगे, आप देख लीजिए, सारी चीज़ें टाइम पर होती हैं, सब कुछ बेहतरीन, ठीक है। तो उसके लिए आप कोई ऐसा हल्ला नहीं मचाइएगा, वो जो रिकॉर्डेड पोर्शन है 30 मिनट्स का है, आपको मंडे को आपके ऐप में डलवाएंगे, ठीक है। तो बी अ गुड लिसनर, इतना माल है उसको समेटो, पहले उसको अच्छी तरीके से करो, इसको पढ़ो पूरा का पूरा, ठीक है, मंडे को डलवा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा मंडे को डलवा देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा किचन का सामान भी लेकर आना है, ख़त्म हो गया है, ठीक है, सब्जियां वगैरह भी लानी है, और थोड़ी बारिश वारिश भी हो रही थी, जा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो उसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मंडे को डलवा देंगे, हो जाएगा सब, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको दोनों लेक्चर के, ये सब मंडे को मिलेगा, संडे को आराम करेंगे। मोनेरा को यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, 2 किंगडम में तोड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 किंगडम हो गए। यू बैक्टीरिया से डोमेन बना बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया से बना आर्किया। यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया भी आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आते हैं, माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, बट ये सोल मेंबर है तो इसलिए हम बैक्टीरिया पे फोकस करते हैं। ये 3 डोमेन है, ये किस बेसिस से बनाए गए, इन दोनों के 30th सेपरेट में जो 16s आरआरएनए है उनमें डिफरेंस पाया जाता है। अबे रिवीजन लेक्चर तो ले लो, इसका रिवीजन तो ले लो, इतने लुखे हैं, समझ आ गया होगा, आसान लग रहा है, अरे तो आसान है, इसका क्या रिवीजन लेना, भाग जाते हैं, इतने वो है, ठीक है। यहां देखो, बैक्टीरिया, रिवीजन प्लानर लेके जाना, अभी जाना मत, रिवीजन प्लानर लेके जाना, ठीक है।
मोनेरा सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। एबिडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक मुट्ठी मिट्टी में 100 बैक्टीरिया मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में हॉट स्प्रिंग, जहां तापमान ज्यादा होता है, डीप ओशियन, डेजर्ट, ठीक है, स्नो, कोल्ड जगह पे भी मिलेंगे। ऑटोट्रॉप है, मोस्टली हेटरोट्रॉप्स हैं, किसी ऑर्गेनिज्म पे मिलेंगे, पैरासाइट, डेड प्लांट पे मिल सकते हैं, डेड एनिमल पे मिल सकते हैं, सैप्रोफिटिक। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स में फोटो, कीमो, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इनका जो फोटोसिंथेसिस था वो कैसा था? नॉन ऑक्सीजेनिक था, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, क्योंकि ये वाटर यूज नहीं करते। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइट एनर्जी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकली, केमिकल एनर्जी, उसकी हेल्प से आप एटीपी बनाएंगे। एग्जाम्पल, अमोनिया से नाइट्रेट, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसका एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। मोनेरा में बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा जो भी है, स्ट्रक्चर में सिंपल है, बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रिशन में वेरिएशन पाई जाती है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक आसान सा लेक्चर था, इजी सा लेक्चर था, ठीक है, कोई इतना कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं था। अगली क्लास में मोनेरा पूरा खत्म कर दूंगा। ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। रिवीजन प्लानर लेके जाओ, है ना। आज है सैटरडे, फिर है संडे, फिर है मंडे, फिर है ट्यूसडे, फिर है वेडनेसडे। ठीक, रिवीजन पैनल लेके जाओ, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। ठीक है, जैसे जैसे इसमें बताऊंगा बिल्कुल वैसे करना। ठीक है, आज का लेक्चर है लाइट, इजी है। बीसी, बीसी का मतलब है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो तुम्हें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों कंप्लीट कर देना है। ठीक है, और दोनों कंप्लीट अच्छे से करने में 1 घंटे से ज्यादा मत लगाना। 1 घंटे से ज्यादा मत लगाना, 1 घंटे से ज्यादा मत लगाना। ठीक, दूसरा दूसरा देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है। इसमें आपको गोल्गी बॉडी और ईआर दोनों पढ़ने हैं 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट हो गए। और आपको क्या करना है, और आपको क्या करना है, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रैंडम उठाना, सिर्फ एक टॉपिक उठाना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर 10 मिनट में कंप्लीट कर देना। सिर्फ एक ही टॉपिक उठाना। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर 10 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर देना। ठीक, और एक उठा लेना तुम सेल साइकिल से सिर्फ इंटरफेस, 15 मिनट। तो कितने घंटे पढ़ा बॉटनी? 1 घंटा, 15 और 15 30 और 40, 1 घंटा 40 मिनट पढ़ा है। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट पढ़ा। सिर्फ पूरा लिविंग वर्ड मत छाप देना। ठीक है, बायनोमियल पढ़ना, सिर्फ बायनोमियल पढ़ना, सारे टॉपिक भूल जाना। जब बायनोमियल पढ़ो तो पूरा फोकस सिर्फ बायनोमियल पर, और अगले 10 मिनट तक सिर्फ बायनोमियल पढ़ना। सर मेरा 5 मिनट में हो जाएगा, नहीं, तो फिर पढ़ना, इस फिर पढ़ना। ऐसा पढ़ना कि एक दिन मैं तुझे यह कहूं कि 1 मिनट के अंदर बायनोमियल रिवाइज कर, इस वे में पढ़ना। ठीक, संडे, संडे को टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो संडे को टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइम तुम ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा ही पढ़ लेना। ठीक है, संडे के दिन थोड़ा लाइट रखना, अगर लाइट रखना चाहते हो थोड़ा सा लाइट रख लेना। ठीक है, यहां पर आप पढ़ लेना टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक वाला पार्ट। ठीक है, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक वाला पार्ट 10 मिनट में। सीलिया, फ्लैजिला अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, सेंट्रियोल कई बार पढ़ चुके हो, 10 मिनट में। ठीक, ये आपका हो गया। और माइटोसिस में प्रोफेज और मेटाफेज
12 मिनट में, सिर्फ इतना पढ़ना, ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ना, ठीक है। 3 बज गए अबे लुखे, तो मैंने थोड़ा ना रोका, क्लास तो खत्म हो गई है, मैं पढ़ा थोड़ा ना रहा हूं, ये तो मैं उन जरूरतमंदों के लिए रिवीजन प्लानर दे रहा हूं, उनको पता होगा कि 2.5-2 महीने हो गए और इसकी कितनी कीमत है, उनको पता होगा। क्या कोई कोई मोटिवेशन थोड़ी ना है कि भैया जो पुराना पढ़ा वो सब याद रहेगा, है कोई एक्सरसाइज थोड़ी ना जो याद रहेगी, तरीके हैं याद करने के, ये तरीका, ठीक है, पूरा का पूरा कहीं पे भी देख लेना, पूरे यूट्यूब पे भी देख लेना, दुनिया का हर टीचर तुम्हें रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी बताएगा, लेकिन कोई भी तुम्हें पूरे साल तक इस तरीके से फॉलो करके नहीं देगा हर लेक्चर में क्या करना है। दुनिया भर का बता देंगे, ये कर लो, वो कर लो, ये एक्सरसाइज कर लो, वो एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, ये मिलेगा, आराम मिलेगा, वो मिलेगा, घंटा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन हर दिन तक का अगले दिन तुम्हें क्या पढ़ना है, पूरे साल का कैसे पढ़ना है, यही एक चीज है याद करने रखने की, और कोई तरीका नहीं है। जो उसको फॉलो कर रहा होगा ना, उसको पता चल रहा होगा कि जब सर बोलते हैं ना, जब सर बोलते हैं कि सीलिया फिलस सेंट्रोल 10 मिनट, तो उसको ये 10 मिनट भी आज ज्यादा लग रहे होंगे, सर मैं तो 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेता हूं, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। मंडे के अंदर, मंडे के अंदर क्या करना है, मंडे के अंदर क्या करना है, मंडे के अंदर एनाफेस टीलोफेस, ये कॉन्टिन्यूटी ब्रेक मत करना, इंटरफेस आ गया, प्रोफेस आ गया, मेटाफेस आ गया, एनाफेस आ गया, टीलोफेस आ गया, साइटोकाइनेसिस आ गया, 12 मिनट, बस 12 मिनट निकाल लेना, ठीक है, 12 मिनट निकाल लेना, बस उस दिन सिर्फ बॉटनी के लिए 12 मिनट निकाल लेना, ठीक है। और उस दिन तुम सेल वॉल पढ़ लेना 6 मिनट में, 6 मिनट में, 12×6 18 मिनट तुम्हें निकालने हैं सिर्फ, ठीक है, 18 मिनट तुम्हें निकालने हैं, ठीक है। सेल वॉल तुमने पढ़ लिया, ठीक है, सेल थ्योरी पढ़ लेना, सेल थ्योरी में ईयर्स वगैरह देख लेना, कंफ्यूज होते हैं बच्चे बार बार उसमें, 6 मिनट लगा ले, ठीक है। ट्यूसडे के अंदर, अब सैटरडे को तुमने पढ़ा, संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, अब वेडनेसडे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर 1 लेक्चर 2 पूरा का पूरा 20 मिनट्स में पढ़ना, ठीक है। और ट्यूसडे को सिर्फ क्वेश्चंस करना, किसके, सेल यूनिट ऑफ लाइफ के, 50% एनसीईआरटी बूस्टर कर लेना, सिर्फ क्वेश्चन, थ्योरी नहीं, थ्योरी नहीं, 50% एनसीईआरटी बूस्टर, जो एनसीईआरटी बूस्टर दिए ना अनसॉल्व, उसका 50% एनसीईआरटी बूस्टर सॉल्व कर लेना। ऐसा प्लानर तुम नहीं बना सकते, तुम स्टडी कर सकते हो 12 13 14 15 घंटे पढ़ सकते हो, तुम मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हो, ठीक है, मेरे से ज्यादा नंबर ला सकते हो नीट में, बट इस तरीके से तुम नहीं कर सकते, तुम करके देख लेना, ठीक है। बहुत खाना पूर्ति होती तो 1 मिनट के अंदर बन जाता, अभी देखो 10 मिनट लगाए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये फॉलो करना, ये दवाई है, जो मेरी बात मानेगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। नीट से मतलब 10-20 दिन पहले भी तुम्हें ऐसा लगेगा अभी सब तो पढ़ा हुआ है यार, सब कुछ तो आता है, ठीक है। तो कमेंट करके, जो अभी तक बैठे रहे यहां पर, मेरे लिए बैठे रहे, अपने भाई के लिए बैठे रहे, रिवीजन प्लानर लेने के लिए बैठे रहे, ठीक है, वो एकदम सच्चे आशिक, सच्चे वो है स्टूडेंट है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, और रिवीजन प्लानर कैसा लग रहा है, इसके ऊपर भी कमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी आंखों के लिए क्या एक्सरसाइज है, पैरों के लिए क्या एक्सरसाइज है, ठीक है, ये सब आपको यूट्यूब पे बहुत सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है भाई, थैंक यू।